हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कनाडा आ रहे हो या फिर कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको अपनी फ़्लाइट कब बुक करनी चाहिए, कैसे बुक करनी चाहिए एंड मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे मेरी फ़्लाइट बुक करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कैसे की थी और कब की थी। तो मैंने मेरी फ़्लाइट बुक की थी मई में, जब मैंने मेरे वीज़ा की फ़ाइल रखी थी। आई वॉज लाइक, मैं देख रहा था रोज़ फ़्लाइट के प्राइजेस एंड इट वॉज जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप। सो आई वॉज लाइक, यार अभी टाइम नहीं है, अगर मैं वेट करूँगा वीज़ा आने का तो यार बहुत महंगी हो जाएगी। बिकॉज ऑलरेडी लाइक जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, एयर इंडिया हो गई, फिर एमिरेट्स हो गई, उनका प्राइस ऑलरेडी 1,95,000 2 लाख क्रॉस कर गया था। तो आई वॉज लाइक, अभी जो छोटी मोटी फ़्लाइट्स हैं या फिर जो दूसरी फ़्लाइट्स हैं उनका प्राइस इतना ना हो जाए, ठीक है, और ना बढ़ जाए। सो इन दैट केस मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली थी मई में। मैंने बुक कराई थी लुफ्थांसा एयरलाइंस। उसकी टिकट मेरे को पड़ी थी 1,35,000 रुपीज़ की। वो मेरे को कैसे पड़ी, तो उसका जो बेस प्राइस था वो था 1,20,000 रुपीज़। लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ एक ही लगेज अलाउ कर रहे थे 20 kgs का। आई थिंक 24 kg की लिमिट होती है ना, तो वो जो बड़ा वाला लगेज होता है हमारा। फिर एक्स्ट्रा लगेज ऐड करने के लिए आपको 7,500 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, और रिफंडेबल बुक कराई थी मैंने तो उसके 7,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े। तो टोटल 15,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए थे ताकि रिफंडेबल भी हो टिकट, बिकॉज मेरा वीज़ा नहीं आया था और मैं एक्स्ट्रा बैक कर सकूँ। तो मेरे को उसका टोटल खर्चा 135 का हुआ था। एंड अब बात करते हैं कि मैंने मेरी टिकट बुक कैसे की थी। सो आई जस्ट बुकड इट माई सेल्फ। मैंने सब चीज़ें देखी, मैंने सब कंपेयर किए हर एक वेबसाइट के ऊपर। क्या मिक माई ट्रिप होता है, फिर गोआईबीबो, जो भी होते हैं, मतलब जितने भी वेबसाइट्स हैं, स्काई स्कैनर वगैरह, सब छान मारे मैंने। एंड रोज़ देखता था यार मैं सुबह उठ के, मतलब यही सबसे पहला काम है कि चेक करो प्राइसेस क्या है। टूरिज्म एजेंसी होती है, उनको कॉन्टेक्ट करो, उनसे पूछो कि यार क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, अभी कितने की मिल रही है टिकट, वो टिकट फिर उससे कंपेयर करो। तो ये सब करके मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ये लोग 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वो फायदा नहीं है उसका। बिकॉज फ्लाइट बुक करना इज सिंपल प्रोसेस। जस्ट गो टू द वेबसाइट, डिटेल्स डालो, अपनी पासपोर्ट नंबर डालो, दैट्स इट। आपको कोई वीज़ा अपलोड नहीं करना, अपना कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना IRCC वाले, जो भी आपके वीज़ा वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको अपलोड नहीं करने होते यार। सिर्फ आपको अपने नेम डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है और कुछ बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया। तो ये सब जो होते हैं प्रूफ वगैरह, वो डालने पड़ते हैं आपको, जो लिखा होता है उसमें, बस वो फॉलो करो एंड देन पेमेंट कर दो बाय क्रेडिट कार्ड और जो भी आप यूज़ करते हो। दैट्स इट, लाइक इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, इट्स नथिंग लाइक रॉकेट साइंस, ठीक है। सो ये सोच के मैंने मेरी फ़्लाइट बुक की थी एंड मेरे को मतलब 5-6 हज़ार रुपये नहीं देने पड़े एक्स्ट्रा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कैसे बुक करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कब आपको बुक करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कब बुक करनी है अपनी फ़्लाइट। अगर आपका इंटेक सितंबर है, बिकॉज सितंबर इज़ द लिट इंटेक, ठीक है, मेरा भी सितंबर इंटेक था और मैंने मेरी फ़्लाइट जो है वो मैंने मई में बुक की थी 4 महीने पहले। एंड स्टिल सारी की सारी फ़्लाइट बुक हो चुकी थी, बस जो बची कुछ थी वो महंगे हो गए थे प्राइस। लाइक एयर इंडिया वगैरह के प्राइस बहुत महंगे हो गए थे। एंड जो लुफ्थांसा वगैरह फ्लाइट थी, मैंने लुफ्थांसा बुक की थी, सो वो उसका प्राइस फिर भी कम था, ठीक है। एंड हाँ, बाय द वे, मेरा लुफ्थांसा के अंदर 9.5 आवर का लेओवर था म्यूनिक के अंदर, तो ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी मेरी, इनडायरेक्ट फ्लाइट थी। सो यार ये भी थोड़ा सा रहता है। तो आपको बुक करनी है 7-8 महीने पहले। एंड अगर आपका वीज़ा नहीं आया अभी, रिफंडेबल टिकट बुक करा लो, ठीक है। बिकॉज अगर आपको अभी के टाइम पे एयर इंडिया हो गई, एमिरेट्स हो गई, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती है ना, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी फ्लाइट्स हैं, इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 2 लगेज मिलते हैं। 2 लगेज आप लेके जा सकते हो 23 kg की, जो भी बड़ा वाला बैग होता है ना, वो वाला। तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको वो टिकट एयर इंडिया की होगी या फिर एमिरेट्स की होगी विथ रिफंडेबल, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये होते हैं मेरे ख्याल से, उससे भी कमी होते हैं। तो अगर आपको इतने दे के 1.5 लाख तक की टिकट मिल रही है ना, एक 130-150 तक की अगर आपको टिकट मिल रही है एयर इंडिया एमिरेट्स की, तो बुक करा लो। बिकॉज अगर आप 4-5 महीने पहले बुक कराओगे तो फिर आपको वो सेम टिकट 195 2 लाख क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो बड़े इंटेक है ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, करा लो, वरना आप पछताओगे बाद में। एट दी एंड देखो यार, एट दी एंड मेरे को भी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मई तक पहुंच गया था मैं, और अगस्त में मेरे को फ्लाइट बुक करनी थी अगस्त की, तो मेरे को भी एट दी एंड रिफंडेबल बुक करानी पड़ी। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपको वो टिकट 1 लाख की मिल रही है, 1 लाख के ऊपर अगर 10,000 देके अगर आपको 1,10,000 की मिल रही है टिकट अभी, तो यार बुक करा लो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपको कब करानी चाहिए और रिफंडेबल करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सेकंड थिंग, लोग बोलते हैं कि यार आपको मतलब कुछ डेज होते हैं लाइक मंडे ट्यूसडे समथिंग, तो आपको उन डेज पे देखते रहना चाहिए टिकट। मैंने तो देखा है, मेरे को कुछ डिफरेंस लगा नहीं। लाइक मैं देख रहा हूँ उस दिन और जिस दिन वो लोग बोल रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स कि आप इस दिनों पे देखो अपनी फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लाइक इट वॉज द सेम रेट, थोड़ा बहुत फर्क था, पड़ा कम हुआ, मतलब इट वॉज नॉट इवन अ कंसिडरेबल डिफरेंस कि हम उस दिन मतलब उसको कंसिडर कर सके हम कि बुक करानी है नहीं करानी। डिसीजन लेने लाइक वो कुछ नहीं था, ठीक है, उसके अंदर। सो डोंट वरी, रोज चेक करो ना यार, क्या उस दिन पे क्या देखते, रोज चेक करो कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। बिकॉज प्राइस रोज फ्लक्चुएट होते हैं, फ्लाइट के कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, मतलब
इसलिए ये तो मिसकॉन्सेप्शन था यार, मतलब ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन लोगों के बीच में। एंड अदर एक और मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि अगर आप प्राइवेट मोड में या फिर इनकॉग्निटो मोड में जाके फ्लाइट बुक करते हो तो आपको सस्ती पड़ती है। यार ये भी चीज़ सही नहीं है, बिकॉज मे बी उसका फर्क पड़ता होगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि बहुत ट्रैफिक आ रहा है अगर एक जगह से, तो फिर हो सकता है कंप्यूटर आपको टिकट महंगी दिखाए। लेकिन मैंने ये चीज़ टेस्ट कैसे की पता है, मैं थ्रू आउट मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरे फोन में देख रहा था मैं टिकट, और 1 महीने से मैंने सेम वेबसाइट बहुत बार विजिट की थी, और जस्ट चेक करने के लिए कि ये एक्चुअली में मतलब मैटर करता भी नहीं करता, तो मैंने दूसरे फोन में जिसमें मैंने आज तक टिकट चेक नहीं की, कोई भी टिकट जिंदगी में चेक नहीं की, उस फोन के अंदर मैंने वापस चेक किया कि क्या डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों में सेम रेट थे, लाइक मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मेरे को भी सेम रेट दिखा रहा है, और दूसरे फोन के अंदर जिसमें मैंने कभी चेक नहीं किया उसके अंदर भी सेम रेट ही दिखा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप इनकॉग्निटो मोड में जाके टिकट चेक करो वो सब करो, मेरे को तो नहीं लगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो फिर कमेंट कर देना, मेरे को बताना कि या देयर इज़ अ डिफरेंस, या फिर दिनों के अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे टिकट सस्ती मिलती है तो वो भी मेरे को बताना। एंड वन मोर मिसकंसेप्शन इज़ कि अगर आप VPN लगा के टिकट बुक करते हो, लाइक अगर आप इंडिया टू कनाडा की टिकट कनाडा से बुक करते हो कनाडा से किसी को बोलते हो कि यार टिकट बुक कर दे मेरी, तो सस्ती पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। ये भी चीज़ ट्राई कर ली थी मैंने, मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स रहते थे, उनको मैंने बोला कि भाई टिकट चेक कर दे, तो कैनेडियन डॉलर्स के अंदर और INR के अंदर एकदम सेम रेट था। मतलब वो करेंसी एक्सचेंज होता है ना, आई मीन जो एक्सचेंज रेट होता है, तो एक्सचेंज रेट की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि 1000 2-3 हज़ार का, लेकिन दैट इज़ नॉट अ डिफरेंस कि आप मतलब कैनेडियन डॉलर्स में बुक करो और उनको फिर पैसे सेंड करोगे आप यहाँ से कि भाई $1000 ले, नहीं ऐसा मत करना। चेक कर सकते हो आप अपनी जस्ट उसके लिए, बट डोंट, ये मतलब एक तरह का मिथ ही है ये वाला भी कि दूसरी कंट्री से टिकट सस्ती मिलती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि मैं अभी कनाडा के अंदर मैं देख रहा हूँ इंडिया की टिकट और मेरे को अभी भी महंगी लग रही है। सो और हाँ, इंडिया से भी देखा मैंने तो सेम रेट ही है टिकट का। ठीक है, इट डजंट रियली मैटर कि आप कहाँ से बुक कर रहे हो, बिकॉज फ्लाइट तो इंडिया से जानी है ना, डिमांड तो इतनी है, इंडिया से करो या कनाडा से करो क्या फर्क पड़ना है। इसलिए अब बात करते हैं कि आपको एजेंट से बुक करानी चाहिए या फिर खुद से बुक करनी चाहिए। देखो यार, हो सके तो फिर अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर आपने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई अकाउंट हैंडल नहीं किया, कभी कुछ बुक नहीं कराया ऑनलाइन, या फिर आप बहुत कम एक्टिव हो इन सब चीज़ों के अंदर, गो विथ एजेंट, डोंट मैस अराउंड। उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई मेरे को टिकट बुक करनी है यहाँ की, मतलब एक एजेंट के पास मत जाओ, मल्टीपल एजेंट के पास जाओ, अपने फ्रेंड्स को पूछो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिले हैं, जो कनाडा आने वाले हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनको भी पूछो कि आपने बुक कहाँ से की, आपको कितने की पड़ी, आपके एजेंट ने क्या रेट बताया, मेरे एजेंट ने क्या रेट बताया। ठीक है, तो वो सबको आप कंपेयर करो, एंड देन अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड ट्रस्टवर्दी है, उसका एजेंट या जो भी है, बिकॉज इसमें बहुत स्कैम होता है। ठीक है, एजेंट ऐसा नहीं है कि वो बुक कर देगा, देयर आर चांसेस कि आप एजेंट को पैसे दे दोगे लेकिन यू विल गेट नथिंग इन रिटर्न, आपको अपनी फ्लाइट ही नहीं मिलेगी, आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। सो बी फेयर ऑफ दिस स्कैम्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी इंडिया में बुक करा रखी है टिकट वगैरह थोड़ी बहुत ही, देन यू कैन चलता है। मतलब अगर आप इंडिया में कराते रहते हो, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुक कराते रहते हो, देन यू कैन गो अहेड एंड बुक दिस फ्लाइट एज वेल, बिकॉज वो सिंपल प्रोसेस एज आई टोल्ड यू। मैंने भी पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट बुक की थी, सो द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर। आपको बस इसमें पासपोर्ट डिटेल डालनी पड़ती हैं जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में नहीं डालनी पड़ती, तो बस यही डिफरेंस है मेजर, तो और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और हाँ, वन लास्ट टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनना। अगर आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हो ना, अगर उसमें बीच में लेओवर आ रहा है, ठीक है, देन मेक श्योर कि जो एयरलाइन है तो वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एयर इंडिया बुक कर दी यहाँ से, बट एयर इंडिया जा रही है दुबई, फिर दुबई से एमिरेट्स जा रही है कनाडा तक, तो वो चेंज हो रहा है एयरलाइन। ठीक है, बीच में अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, अगर आपकी एयरलाइन चेंज हो रही है बीच में, तो फिर चांसेस है कि आपका जो लगेज है ना वो लॉस्ट हो सकता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे लोगों के लगेज पहुँचते नहीं है, या फिर बहुत लेट पहुंचते हैं, लाइक 1-2 हफ्ते बाद, या फिर उनको मतलब रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है वहाँ पे। एंड यू डोंट वांट कि आपके फर्स्ट डे पे कनाडा के आपको ये सब सहन करना पड़े, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हो, टेंस होते हो, एंड ऊपर से ये टेंशन अगर आपको मिल जाए कि भाई लगेज कहाँ गया मेरा, आया ही नहीं यहाँ पे, सामान ही नहीं आया, तो फिर इट्स अ डिफरेंट हेडेक। तो ये ना हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सके तो फिर एक सेम एयरलाइन बुक करो। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर आप खुद से करोगे तो, बिकॉज मोस्टली एजेंसी वाले आपको ऐसे ही रूट बना के देंगे, वो रूट बना के देंगे कि यहाँ से पहले आप ये फ्लाइट ले लो, फिर यहाँ पे हॉल्ट रहेगा 2 घंटे का, फिर यहाँ से आप ये वाली फ्लाइट जाएगी यहाँ से, मतलब 3 यार, मैं एजेंट से बात कर रहा हूँ, वो मेरे को 3 डिफरेंट एयरलाइंस का रूट बना के दे रहे हैं, विच इज़ आप तो पहुँच जाओगे लेकिन आपका लगेज पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है इसके अंदर कि आपका लगेज लॉस्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप सेम एयरलाइन ही रख रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट यार मैं भूल गया था एक्चुअली, मेरे को याद नहीं था, अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू से दिस, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट दिस पॉइंट। तो या अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया। सो या that's pretty much it for this video. I hope आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। If you find this helpful then please make sure to like and subscribe to my channel। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।